जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं इजराइल बना फिलिस्तीन। कौन देश किसके साथ है ये जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में पहले आगे बढ़े इसलिए हम सबसे पहले इजराइल के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। मैं आपको बता दूं, इजराइल नामक कोई देश था ही नहीं। इजराइल ने फिलिस्तीन पर कब्जा कर लिया और उसके बाद ये देश हुआ। ये देश कब हुआ आगे मैं आपको बताऊंगा। ये दोनों झगड़ा के बीच बहुत सारी कहानियां हैं। इसको धोखा दिया सऊदी अरब और अमेरिका का कहना था कि तुम हमारा साथ दो, हम इजराइल को हराकर तुम्हारे पास सौंप देंगे उसको। तो ऐसा हुआ ही नहीं। फिलिस्तीन पर कब्जा कर लिया इजराइल और जितने भी मुस्लिम कंट्री है या देश वो इजराइल को स्वतंत्र राष्ट्र मानते ही नहीं। आप यूँ कह सकते हैं उसको देश मानते ही नहीं। और इजराइल का इसी बात पर नाराज है। वो कहता है कि जितने भी मुस्लिम कंट्री है, कोई माफ कीजिएगा, जितने भी मुस्लिम देश है वो हमें स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दें या हमें स्वतंत्र राष्ट्र मान लें। तो खासकर सऊदी अरब वाले इजराइल को स्वतंत्र राष्ट्र नहीं मानते हैं। फिलिस्तीन को उजाड़ कर इजराइल बनाया गया है और आपको जान लीजिए कि फिलिस्तीन सुकून करा गया है। और इजराइल वाले जो है ना, फिलिस्तीन को बहुत कूट चुके हैं। कहने का मतलब है कि उनको पढ़ाई लिखाई या सही क्षेत्र में नहीं बढ़ने देते हैं। और आपको बता दूं कि मैं गाजा पट्टी जो इलाका है, इसकी जो गुजर पट्टी है ना, इनकी गुजारा अमेरिका के डॉलर आता है, अर्थात हम कह सकते हैं मदद, उसी से इनकी रहन सहन या गुजारा होता है। और बता दूँ मैं, फिलिस्तीन की राजधानी रामाला है। अमेरिका और ब्रिटेन, बात कर रहा हूँ मैं द्वितीय विश्व युद्ध, अमेरिका और ब्रिटेन इजराइल को बसाने के लिए फिलिस्तीन पर लाखों या कर सकते हैं बहुत ज़्यादा बमबारी की, जिससे इजराइल को बचाया जा सके। अब देखिए, बात इजराइल के हटने की नहीं है। अगर इजराइल हट जाएगा तो बसेगा कहाँ? आखिर अयोध्या का होगा कौन? और जहाँ तक बात रहा मुस्लिमों का, तो सऊदी है, तुर्की है, अन्य मुस्लिम देश हैं जो मुस्लिमों का साथ दे सकते हैं। अब इसका एक ही निकलता है रास्ता की संधि कर लिया जाए, परंतु जितने मुस्लिम देश है इसको मानने का तैयार ही नहीं है। फ़लस्तीनियों और इसराइल के बीच एक हफ्ते से भी ज़्यादा समय से खूनी संघर्ष जारी है। फ़लस्तीनी चरमपंथी संगठन हमास की तरफ से रॉकेट हमले हो रहे हैं तो इसराइल भी आक्रामक कार्रवाई में जुटा हुआ है। दोनों पक्षों के बीच का ये संघर्ष अब वैश्विक मुद्दा बन गया है। इस संघर्ष को रोकने की कोशिशें जारी हैं और इसी कड़ी में कई देश अलग अलग धाराओं में बंट गए हैं। अधिकतर इस्लामिक देश फ़लस्तीनियों के समर्थन में दिखते हैं तो इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू का दावा है कि 25 देशों ने उन्हें समर्थन दिया है। ऐसे में जानते हैं कि इसराइल और फ़लस्तीनी संघर्ष में दुनिया के कौन से देश कहां खड़े हैं। सुपर पावर अमेरिका से शुरू करें तो इसराइल से उसकी करीबियत किसी से छिपी हुई नहीं है। अमेरिका हमास को चरमपंथी संगठन मानता है और संयुक्त राष्ट्र में हमास के खिलाफ निंदा का प्रस्ताव भी ला चुका है, जो कि खारिज हो गया था। हालांकि अमेरिका ने संघर्ष विराम और शांति बनाए रखने की अपील की है और राजनयिक स्तर पर इसकी कोशिशें भी हो रही हैं। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इसराइली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से बात की थी। अमेरिका ने फ़लस्तीनियों के रॉकेट हमलों के जवाब में इसराइल के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया है। हालांकि फ़लस्तीन में मानवाधिकार का मसला ज़रूर राष्ट्रपति जो बाइडेन के सामने चुनौती बना हुआ है। जो बाइडेन ने फ़लस्तीनी प्रशासन के प्रमुख महमूद अब्बास से भी फ़ोन पर बात की। यूरोपीय देश भी हमास को चरमपंथी संगठन मानते हैं और प्रमुख यूरोपीय देश ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने इसराइल के प्रति समर्थन जाहिर किया है। ब्रिटेन की सरकार से इसराइल के हमलों का विरोध करने की मांग की जा रही है। ब्रिटेन में इसराइली दूतावास के बाहर भी लोगों ने विरोध प्रदर्शन किए, लेकिन बोरिस जॉनसन की सरकार का रुख इससे अलग है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक रॉब ने एक ट्वीट में बताया था कि उन्होंने हमास के इसराइली नागरिकों पर रॉकेट हमले की निंदा करते हुए अपने इसराइली समकक्ष से बात की थी। साथ ही इसराइल और कब्जे वाले फ़लस्तीनी क्षेत्रों में हिंसा रोकने की अपील भी की थी।
फ्रांस की राजधानी पेरिस में भी फलस्तीनियों के समर्थन में मार्च निकाला गया। वहीं फ्रांस की सरकार इसराइल के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करती है। अरब न्यूज के मुताबिक फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू से फोन पर बात कर चुके हैं। मैक्रों ने हमास के रॉकेट हमले की निंदा की है और इसराइल के आत्मरक्षा के अधिकार का बचाव किया है। जर्मनी ने भी इसराइल के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया है। जर्मन न्यूज वेबसाइट डॉयचे वेले के मुताबिक सरकार की प्रवक्ता स्टीफन सीबर्ट ने 14 मई को कहा था, यह हिंसा किसी भी तरह से सही नहीं ठहराई जा सकती। इसराइल को आत्मरक्षा के तहत इन हमलों के खिलाफ खुद को बचाने का अधिकार है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों में अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस तीनों शामिल हैं, जिनके पास वीटो पावर है। अगर सुरक्षा परिषद में इसराइल और फलस्तीन के मसले पर वीटो की जरूरत हुई तो इसराइल को फायदा मिल सकता है। स्थायी सदस्यों में रूस और चीन भी शामिल हैं। इसके अलावा बिन्यामिन नेतन्याहू ने जिन 25 देशों को समर्थन देने के लिए धन्यवाद कहा है, उनमें ऑस्ट्रेलिया, अल्बेनिया, ऑस्ट्रिया, ब्राजील, कनाडा, कोलंबिया, साइप्रस, जॉर्जिया, हंगरी, इटली, स्लोवेनिया और यूक्रेन शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने दोनों पक्षों से संयम बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि भले ही इसराइल को अपनी आत्मरक्षा का अधिकार है, लेकिन फलस्तीनियों का भी सुरक्षित रहना जरूरी है। वहीं इस्लामिक देशों की बात करें तो उन्होंने इसराइल का कड़ा विरोध किया है और फलस्तीनी इलाके में हो रही हिंसा को रोकने की बात कही है। सऊदी अरब, तुर्की, ईरान, पाकिस्तान, कुवैत और खाड़ी के कई देशों ने इसराइल की खुलकर निंदा की है। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने यरूशलेम से फलस्तीनी परिवारों को निकालने की इस्राएली योजना को खारिज कर दिया है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयप अर्दोआन ने इसराइल के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार किया है। अर्दोआन ने इसराइल को चेतावनी दी कि अगर पूरी दुनिया भी खामोश हो जाए तो भी तुर्की अपनी आवाज उठाता रहेगा। ईरान ने भी खुलकर फलस्तीनियों का समर्थन किया है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र और इस्लामिक देशों से इसराइल को फलस्तीन पर हमले करने से रोकने की अपील की है। पाकिस्तान भी फलस्तीनियों पर हमले को लेकर इसराइल की खुलकर आलोचना कर रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने फलस्तीन के समर्थन में ट्वीट भी किया था। वहीं संयुक्त अरब अमीरात ने भी यरूशलेम में हुई हिंसा की निंदा की है और कहा है कि इसराइल की सरकार को शांति कायम करने और हमले रोकने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, मोरक्को और सूडान ने इसराइल के साथ समझौतों पर दस्तखत किए हैं। ये समझौते अब्राहम अकॉर्ड्स के नाम से मशहूर हुए हैं। इन हालात को अब्राहम अकॉर्ड्स का लिटमस टेस्ट भी माना जा रहा है। इराक के राष्ट्रपति बरहाम सालेह ने फलस्तीनियों के खिलाफ हमलों की निंदा की है और फलस्तीनियों के अधिकारों को प्राप्त करने के लिए उनके साथ एकजुटता दिखाई है। इसराइल के पड़ोसी देश जॉर्डन के राष्ट्रपति अब्दुल्ला का कहना है कि इसराइली हमलों को रोकने के लिए गहन कूटनीतिक स्तर पर प्रयास हो रहे हैं। एक और पड़ोसी देश लेबनान के राष्ट्रपति माइकन आउन ने फलस्तीन के खिलाफ इसराइल के आक्रामक हमले में दखल देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की है। इसराइल का पड़ोसी देश मिस्र दोनों पक्षों के बीच संघर्ष विराम की कोशिशों में लगा है। मिस्र दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने की कोशिश करता रहा है। इस्लामिक देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC की इसी मसले पर आपात बैठक हो चुकी है, जिसमें फलस्तीनियों पर हमले के लिए इसराइल की आलोचना की गई। कुछ ऐसे भी देश हैं जो फलस्तीनियों और इसराइल किसी भी तरफ झुकाव नहीं दिखाना चाहते। उन्होंने या तो संतुलित राय जाहिर की है या मुद्दे का रुख किसी और दिशा में कर दिया है। भारत इस मामले में दोनों पक्षों के बीच संतुलन बनाता हुआ दिख रहा है। भारत के फलस्तीनियों और इसराइल दोनों से अच्छे संबंध रहे हैं। ऐसे में उसके लिए किसी एक का पक्ष ले पाना मुश्किल है। इसलिए भारत ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। रूस की बात करें तो उसने इस हिंसा के चलते अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। रूस ने कहा है कि इसराइल और फलस्तीनियों के संघर्ष के कारण उसकी सुरक्षा प्रभावित हो रही है। चीन ने कहा है कि मानवाधिकारों का संरक्षक और मुसलमानों का शुभचिंतक बताने वाले अमेरिका ने इसराइल के साथ टकराव में मारे जा रहे फलस्तीनियों से आंखें फेर ली हैं। फलस्तीनियों को किस कदर युद्ध और आपदा की स्थिति में धकेल दिया गया है वो अमेरिका को दिखाई नहीं दे रहा। चीन ने कहा है कि अमेरिका को सिर्फ शिनजियांग के वीगर मुसलमानों की चिंता होती है। फलस्तीनी मुसलमानों को लेकर वो खामोश है।